सुप्रभात। मैं संजय गैतोड़ी पुष्पा प्रियंका सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नानकमता के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10 में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास उपविषय में हम अध्याय 4 औद्योगिकीकरण क्या युग इसके बारे में पढ़ रहे थे। आज हम टॉपिक ले रहे हैं औद्योगिकीकरण के लाभ। औद्योगिकीकरण के क्या लाभ हुए या औद्योगिकीकरण वरदान साबित हुई, स्पष्ट कीजिए। तो हम इस कथन को स्पष्ट कर रहे हैं अथवा हम औद्योगिकीकरण के लाभ पर चर्चा कर रहे हैं। तो मशीनीकरण आई, मशीनों का आविष्कार हुआ, बहुत तरह की मशीनें आईं और उनसे हमें क्या क्या लाभ हुए। औद्योगिकीकरण के बाद क्या क्या हमें अच्छी चीज़ें देखने को मिली, किस तरह से वरदान साबित हुई, इस पर हम बात करते हैं। तो कुछ बिंदु हमने लिख लिए हैं, इस बिंदुओं के आधार पर हम स्पष्ट करते हैं औद्योगिकीकरण के लाभ को। तो पहला हमने बिंदु इसमें लिखा है दैनिक जीवन में सुख सुविधा। तो औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप ऐसी बहुत सारी वस्तुओं का निर्माण हुआ, मशीनों का निर्माण हुआ, जिनसे हमारे दैनिक जीवन में सुख सुविधाएं देखने को मिलती हैं। जैसे उदाहरण से हम समझ सकते हैं, हमारे घरों में जो पंखे होते हैं, पंखे लगे हैं, कूलर लगे हैं, एसी लगे हैं, ये क्या करते हैं, हमारे सुख में वृद्धि करते हैं। हम गर्मियों में जब इनको चलाते हैं तो इससे हमें गर्मी से राहत मिलती है। ऐसे ही बल्ब जलाते हैं, रोशनी मिलती है। दैनिक जीवन में जो हम इस्तेमाल करते हैं उनमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई हैं जिनसे हमें सुख मिलता है। ऐसे ही वॉशिंग मशीन, कपड़े धोने में सहूलियत मिलती है। सिलाई मशीनें हैं तो आसानी से कपड़ा सिल लेते हैं। तो इस तरह से औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप अनेक ऐसी वस्तुओं का निर्माण हुआ, मशीनों का निर्माण हुआ, जिनसे हमारे दैनिक जीवन में सुख सुविधा में वृद्धि हुई। दूसरा बिंदु हमने लिखा यातायात में सुविधा। यातायात में सुविधा, यातायात एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना अब आसान हो गया। पहले जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में बहुत ज़्यादा समय लगता था, कई दिन महीने लग जाते थे जाने में, अब हम कुछ ही घंटों में एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंच जाते हैं, जिससे हमारी समय की भी बचत होती है। पहले मान लीजिए, पहले किसी स्थान में जाने पर, जहां हम रहते हैं वहां से हमें अगर कहीं जाना है, 100-150 किलोमीटर दूर जाना है, तो हमें वहाँ जाने में पहले कई दिन लग जाते थे, लेकिन अब कुछ ही घंटों में हम उस दूरी को तय कर पाते हैं। तो इस तरह से एक देश से दूसरे देश में जाना हो, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना हो, तो बड़ी आसानी से बहुत जल्दी हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच पाते हैं। वह कैसे संभव हुआ? यातायात के साधनों के विकास के कारण। और यातायात के साधनों का विकास कब हुआ? औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप। ऐसे ही लंबी दूरी तक यात्राएं करना आसान हो गया, कम समय में कर लेते थे। उसी तरह से वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में जब पहले बहुत सारी कठिनाई होती थी, असुविधा होती थी, समय लगता था, अब आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक वस्तुओं को यातायात के साधनों के माध्यम से पहुंचाया जा सकता है। जो शीघ्र खराब होने वाली वस्तुएं हैं उनको भी अति शीघ्रता से यातायात के साधनों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाया जाता है। खेतों से अनाज मंडियों तक पहुंचाना है तो यातायात के साधनों का इस्तेमाल करते हैं। फैक्ट्रियों में कच्चा माल पहुंचाना है तो यातायात के साधनों का हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे वह ट्रेन हो, चाहे वह ट्रक हो। ऐसे ही जब उद्योग में वस्तुएं निर्मित हो जाती हैं, उनको बाज़ार तक पहुंचाना है, उसके लिए यातायात के साधनों की आवश्यकता रहती है। तो इस तरह से यातायात में सुविधा हो गई। फिर उसके बाद हमने अगला बिंदु लिखा रोजगार का सृजन। अब रोजगार का सृजन कैसे होगा? उद्योग यहाँ पर स्थापित होंगे, कहीं पर भी उद्योग स्थापित होंगे तो उन उद्योगों में काम करने के लिए लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। अब जब लोगों की आवश्यकता पड़ेगी तो इससे लोगों को रोजगार मिलेगा, उनके आय में वृद्धि होगी। जैसे आप देख सकते हैं, आपके आसपास जब जो भी औद्योगिक संस्थान हैं, जो भी आसपास में फैक्ट्रियाँ लगी हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगी हैं, उसमें हज़ारों लोग काम करने के लिए जाते हैं, तो हज़ारों लोगों को रोजगार मिला। उसके अलावा बहुत सारे लोग, कुछ लोग डायरेक्ट उद्योगों से जुड़े हैं, कुछ लोग उद्योगों से निर्मित होने वाली वस्तुओं को बाज़ार तक पहुंचाने में जुड़े हुए हैं।
बाज़ार तक पहुंचाने के लिए परिवहन में लगे हुए, कुछ लोग बाज़ार में लगे हुए हैं, दुकान वगैरह में लगे हुए हैं, दुकानें खोलते हैं रोज़गार करने के लिए। तो इस तरह से बहुत से लोगों को इससे रोज़गार मिलता है, अर्थात रोज़गार का भी सृजन हुआ है। जिस स्थान पर उद्योग लगे वहाँ के स्थानीय लोगों का जो इस जीवन स्तर वो अच्छा हुआ, क्योंकि उनको रोज़गार प्राप्त हुआ, आर्थिक विकास हुआ। अगला बिंदु हमने लिखा कृषि का विकास। अब औद्योगिकरण के फलस्वरूप क्या हुआ, आधुनिक कृषि यंत्र बने। जैसे आप देखते हैं अपने आसपास खेती ट्रैक्टर के माध्यम से करी जाती है। ट्रैक्टर और उसके सारे उपकरण जो हैं वो कब बने हैं, औद्योगिकरण के फलस्वरूप बने। पहले जहाँ हल बैलों के माध्यम से खेती की जाती थी, एक सीमित क्षेत्र पर खेती की जाती थी, समय ज़्यादा लगता था। अब क्या हुआ, अब आसानी से बहुत बड़े क्षेत्र को जोता जा सकता है और उस पर खेती की जा सकती है। खाद, उर्वरक, उन्नत बीज आदि का निर्माण होता है और उन आधुनिक कृषि यंत्रों के माध्यम से, उन्नत बीजों के माध्यम से, उर्वरकों के माध्यम से जब हम कृषि करते हैं, जब कृषि की जाती है तो कृषि का उत्पादन बढ़ता है। तो इस तरह से कृषि का भी विकास हुआ। फिर अगला बिंदु हम देखते हैं वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का अर्थ क्या हुआ, वैश्वीकरण का अर्थ हो गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब बहुत सारे देश आपस में जुड़ते हैं तो वैश्वीकरण कहलाता है। एक दूसरे के साथ जुड़ना वैश्वीकरण कहलाता है। वैश्विक स्तर पर जब देश आपस में जुड़ते हैं तो वैश्वीकरण कहलाता है। अब देश कैसे जुड़ेंगे, देश व्यापार के माध्यम से जुड़ते हैं आपस में। एक देश से दूसरे देश के बीच व्यापार हो रहा होगा तो वैश्वीकरण को बढ़ावा मिलेगा। शिक्षा के लिए एक देश से दूसरे देश में जब विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं तो वो जुड़ते हैं। व्यापार के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, रोजगार के माध्यम से देश आपस में जुड़ते हैं। तो इस तरह से औद्योगिकरण के फलस्वरूप वैश्वीकरण को भी बढ़ावा मिला, एक दूसरे देश के साथ कनेक्टिविटी बनी। अब औद्योगिकरण का विकास हो गया तो आसानी से एक देश से दूसरे देश में जाया जा सकता है। और टेलीविज़न आदि जो माध्यम हैं, इनके माध्यम से हम एक देश से दूसरे देश में, अन्य देशों में क्या चल रहा है उन गतिविधियों को जान पाते हैं। तो इस तरह से औद्योगिकरण के विकास से वैश्वीकरण को भी बढ़ावा मिला है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश अब एक साथ जुड़े हुए हैं, वैश्वीकरण को बढ़ावा मिला है। कहाँ क्या घटना घटित हो रही है सारी जानकारी मिल जाती है। उसके अलावा अगला बिंदु लिखा है हमने संस्कृति का प्रचार प्रसार। संस्कृति, हर एक देश की अपनी अपनी संस्कृति होती है। देश में जो निवास करने वाले जो लोग होते हैं उनकी भी अपनी अलग अलग संस्कृतियाँ होती हैं। जैसे हम भारत की बात करें, भारत में 28 राज्य जो हैं, हर एक राज्य की अपनी अपनी संस्कृति है और हर राज्य की संस्कृति अपने आप में बड़ी विशिष्ट है। तो हम देखते भी हैं अपने देश के अंदर, हम देखते हैं कि पंजाब में कुछ और तरह की संस्कृति है, बिहार में, उत्तराखंड में, केरल में। और ये संस्कृतियाँ हम जब देखते हैं, आप संस्कृति के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे वेशभूषा उन लोगों का खान पान, उनका रहन सहन, ये सारी चीज़ें आती हैं, वो हमें भी अट्रैक्टिव करती हैं। तो इसलिए हम देखते हैं कि बहुत सारे जो हम लोग करते हैं, हम जैसे उत्तराखंड में रह रहे हैं तो हम प्रभावित हैं किसी और राज्य की संस्कृति से, तो उसको भी हम मना लेते हैं, वो लोग भी हमारी संस्कृति मना लेते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से संस्कृति का भी प्रचार प्रसार हुआ। देश के अंदर तो हुआ ही हुआ, उसके अलावा विदेशों में हमारे यहाँ की संस्कृति गई, उन लोगों की संस्कृति हमारे यहाँ आई। अब उसमें खान पान, जैसे अब हम बहुत सारे ऐसा खान पान करते हैं, जैसे फास्ट फूड है, नूडल्स वगैरह हैं, ये हमारे यहाँ तो नहीं था परंपरागत रूप से, लेकिन हम जब जुड़े अन्य देशों के साथ तो हमारे पास आया। ऐसे ही पहनावा हमारे पास आया विदेशों का, हमारा उनके पास गया। त्यौहार वगैरह उनके हम मनाने, कई सारे त्यौहार ऐसे होते हैं जो हम मनाते हैं, एक दूसरे के त्यौहारों को एक दूसरे को शुभकामनाएँ देते हैं। तो इस तरह से संस्कृतियों का भी प्रचार प्रसार हुआ और हम एक दूसरे देश की, एक दूसरे स्थान की संस्कृतियों को जानने लगे, समझने लगे। तो इस तरह से आपस में जुड़ने लगे। तो ये सारे जो हैं औद्योगिकरण के लाभ हैं, फ़ायदे हैं, बिंदुओं के माध्यम से उन्हें स्पष्ट किया गया है। तो औद्योगिकरण के फलस्वरूप बहुत सारी चीज़ें सकारात्मक हुई, हम आपस में जुड़े, विश्व आपस में जुड़ा और जो दूरियां हैं वो दूरियां बहुत हद तक कम हुई। तो इस तरह से औद्योगिकरण वरदान साबित सिद्ध हुआ।